हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लास 12th बायोलॉजी की फुल बुक का इंट्रोडक्शन, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए प्लस नीट के लिए आसानी हो जाएगी उसका पूरा का पूरा डेटा तैयार करने में कि आपको किस तरीके से और कैसे तैयारी करनी है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल 5 यूनिट्स की पढ़ाई करनी है। ये 5 यूनिट्स आपके क्लास 12th में यूनिट 6 से स्टार्ट होते हैं, यूनिट 6, 7, 8, 9th एंड 10th। इस वजह से क्योंकि इसके प्रीवियस यूनिट्स आपने क्लास 11th में पढ़ रखे हैं और ये 5 यूनिट्स हमें 70 मार्क्स के लिए तैयार करना है। ठीक है, और ये थ्योरी पोर्शन है आपका। बाकी के जो 30 मार्क्स होंगे जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देंगे उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये 70 मार्क्स आपके थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए और बाकी के जो 30 मार्क्स है वो आपका प्रैक्टिकल कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6th यूनिट में यानी क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट, यहाँ पे 6th यूनिट में हमें रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग स्टडी करनी है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज अपने नंबर को इंक्रीज कैसे करती है। ठीक है, यूनिट 7 हमारे पास आ रहा है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, यूनिट 8 है हमारे पास बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब कि अगर हम बायोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे वो माइक्रोब्स हो या बाकी सारी चीजें हो, तो वो ह्यूमन को कैसे और किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट 9 हमारे पास यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी यूनिट है, हम देखेंगे इसके बारे में। यूनिट 10 हमारे पास यहाँ पे इकोलॉजी है। इकोलॉजी बच्चों को काफी आसान सुनने में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बीच में से जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एनसीईआरटी की लाइंस, तो आपको पता चलेगा कि इनके जो टर्म्स होते हैं, काफी टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चंस निकाले जाते हैं एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो इकोलॉजी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, इसकी पढ़ाई हमें करनी है इकोलॉजी में। ठीक है, तो इनको अब मैं डिटेल स्टडी करके, मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देके मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको ये सब फर्दर तैयार करना है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब हम अपनी एनसीईआरटी बुक के जितने टोटल यूनिट्स हैं इनको हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। इस डायग्राम को देख के आपको समझ आ गया होगा कि सिर्फ एक इस पेज पे, मतलब अगर आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ एक पेज में आपको पूरा ओवरव्यू दिख रहा है कि कैसे आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ये क्लास 12th के सारे चैप्टर्स मैंने इसमें ड्रॉ कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए आपके टोटल 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स में मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया यूनिट 6, 7, 8, 9th एंड 10th। ठीक है, और यूनिट्स के नाम भी आप ऑलरेडी जान चुके हैं, तो इनको हम बारी बारी से देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट 6 के लिए पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन यूनिट में, वो हमारे पास है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, ये रिप्रोडक्शन यूनिट के जो टोटल चैप्टर्स हैं इसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपने ऑलरेडी क्लास 10th में देखा हुआ है, इसलिए आपको ये यूनिट आसान लगेगा पढ़ाई करने में। तो यहाँ पे पहला चैप्टर हमारे पास रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास पूरी डिटेलिंग आएगी, पूरा ओवरव्यू आएगा कि पूरे लिविंग सिस्टम में, चाहे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो, ये सब कुछ कैसे किस तरीके से होता है, रिप्रोडक्शन के इवेंट्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देन हमारे पास सेकंड चैप्टर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये देखिए। तो यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी पूरी डिटेलिंग की जाएगी, उनके बारे में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अगर फ्लावर एक फॉर्म होता है तो उसके पीछे कौन कौन से प्रोसेसेस और इवेंट्स हिडन होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास थर्ड चैप्टर है यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी काफी आसान चैप्टर है। और चैप्टर 4 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इजिली कि ये जो रिप्रोडक्शन यूनिट है हमारे पास यहाँ काफी आसान है, यहाँ हमें सिर्फ समझना है, आपको किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे यूनिट 7 पे हम चलते हैं। यूनिट 7 है हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये यूनिट 7 हमारे पास 3 चैप्टर्स लेके आ रहा है, दैट इज चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर 5 यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन लेके आ रहा है। यहाँ पे हमें सारे मेंडल्स लॉज की पढ़ाई करनी है। और चैप्टर 6 हमारे पास यहाँ पे है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस।
ये चैप्टर उन बच्चों को करने में ज्यादा आसान लगेगा जिन्होंने क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स ज्यादा अच्छे तरीके से किया है। खैर अगर नहीं भी किया है आपने तो मैं आपको आसान तरीके से ये चैप्टर कवर करा दूंगी, ठीक है। देन हमारे पास चैप्टर 7 है इवोल्यूशन, ठीक है। तो अभी तक आपने जो भी देखे हैं चैप्टर्स, उसमें से एक मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू आपने ऑलरेडी क्लास 10th में देख रखा है, थोड़ा बहुत आपने क्लास 9th में भी देख रखा है, ठीक है। अब हम अगले यूनिट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूनिट 8 है, ये और 3 चैप्टर्स लेके हमारे पास आ रहा है, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। तो ये बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में पहला चैप्टर है हमारे पास ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि जितने डिजीजेस हैं वो किस वजह से होता है, उसका कॉज क्या है, उसका क्योर क्या है, वो किस माइक्रोब की वजह से होता है, सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे चैप्टर 9 है स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। आपको पता है कि आज के डे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन की है, ठीक है। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को फीड करना बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए या सबके लिए, तो जिसकी वजह से ये चैप्टर डाला गया है स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। जब हम स्ट्रेटजी वर्ड की बात करते हैं, इट मीन्स कि हम वहां पे 2 चीजों की बातें करेंगे। एक तो हम यहाँ पे टाइम भी सेव करना चाह रहे हैं, प्लस यहाँ पे हम प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे जाके। देन हमारे पास है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो हमने आज तक माइक्रोब्स को, जो छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपने हमेशा माइक्रोब्स को नेगेटिव रोल में देखा होगा, हमेशा ही इनको विलन्स की तरह देखा है आपने। बट यहाँ पे ये चैप्टर आपके पास इस तरीके से आ रहा है कि आपको बारी बारी से सारे माइक्रोब्स के बेनिफिट्स बताए जाएंगे कि कितना बड़ा बेनिफिट ये माइक्रोब्स आज हमारे डेली लाइफ में देते हैं, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे चैप्टर 11 है बायोटेक्नोलॉजी, और ये चैप्टर 11 और चैप्टर 12 ये दोनों अब शिफ्ट हो रहे हैं यूनिट 9th में। यूनिट 9th में यहाँ हमें 2 ही चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर 11 और चैप्टर 12। दोनों बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर हैं, बट 11th में हमें उनके प्रिंसिपल पढ़ने हैं, सिद्धांत पढ़ने हैं कि किस तरीके से बायोटेक काम करता है, ठीक है। और 12th चैप्टर हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस के बारे में है कि जो आपने स्टडी कर रखी है, अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग नॉलेज है, तो आपको उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट यूनिट है इकोलॉजी की। ये यूनिट 4 चैप्टर्स कंटेन करता है, जिसमें से 13 चैप्टर है आपके पास ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स हैं या पॉपुलेशंस हैं, वो इन्वायरमेंट से किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, क्या रोल है उनका। चैप्टर 14 हमारे पास इकोसिस्टम का है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, क्या रोल है, क्या रोल प्ले करते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में, इन सबको हम देखने वाले हैं। 15 हमारे पास यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आ रहा है। जो हमारे पास ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज हमारे पास अवेलेबल है, सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनको कंजर्व करना, जिसकी वजह से ये चैप्टर हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। 16 और लास्ट चैप्टर आपकी बुक का है इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कई ऐसे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी से कंसर्न्ड नहीं होते, बट उन एग्जाम्स में इन्वायरमेंटल इश्यूज चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल इश्यूज जो आज के डे में हमारे पास हैं, टाइप्स ऑफ बहुत सारे पोल्यूशन है, ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हर चीज में, बहुत सारी एक्टिविटीज में, बहुत सारे एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, मतलब मैन मेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो डिस्टर्ब करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। तो जिस वजह से हमें यहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज की भी डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे यूनिट्स प्लस चैप्टर्स याद हो गए होंगे, क्योंकि हमें अपनी पढ़ाई यहीं से स्टार्ट करनी है। और लास्ट में यही कहूंगी कि अगर आपको बहुत सारी बुक्स रखने का शौक है, बहुत सारी बुक इकट्ठे करने का शौक है, तो रखिए, अच्छी बात है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब तक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं है तब तक वो जीरो है। चाहे तो आप लाइब्रेरी बना लीजिए अपने घर में, लेकिन जब तक वो आपके दिमाग में नहीं है तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो मेरी कोशिश नेक्स्ट क्लासेस में यही होगी कि हर एक चीज आपके दिमाग में बैठती चली जाए और कुछ भी आपको याद ना करना पड़े, कुछ भी आपको रटने की जरूरत ना पड़े।
आप जैसे ही देखते जाए वैसे वैसे आपके दिमाग में वो चीजें प्रिंट होती जाए और आपको याद होती चली जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी क्लासेस में आप देखते रहेंगे हमारे वीडियोस को।